इस सभा के अध्यक्ष छोटे भाई चंदन सिंह जी, शत्रुघ्न सिंह जी, श्रीकृष्ण सिंह जी, मुन्नू जी, जवाहर सिंह जी, जयप्रकाश जी, दीनानाथ शर्मा जी, मनीष कुशवाहा जी, अशोक दुबे जी, अरुण पांडे जी, प्रेम शंकर सिंह जी, शशि रंजन जी, नीरज जी एवं भटवलिया के हमारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, अभिभावकों, नौजवान साथियों, हमारे साथ चल रहे भाई बीके सिंह जी, मोहम्मद आसिफ अली जी, उत्तर प्रदेश से साथ चल रहे वीर बहादुर यादव जी, रूबी सिंह जी, राजेश और अन्य साथियों। रात काफी हो चुकी है। यहाँ कितने बजे आना था? कितने बजे? 2 बजे, 2:30 यहाँ मुझे आना था और रात के 8:15 बज रहे हैं। ऐसे में मैं आपके सब्र का और इम्तिहान करना नहीं चाहता और इंतजार कराना नहीं चाहता। मैं संक्षिप्त में अपनी बात का करके आपको न्योता देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। साथियों, मित्रों, हमारे मित्रों ने कहा कि हम आपका आभार प्रकट करने आए हैं, क्योंकि विगत 16 वर्षों से मैं उस गुनाह की सजा काट रहा था जो मैंने किया ही नहीं। बिहार का बच्चा जानता है कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर मैं जेल में था और ऐसे में राज्य सरकार ने कानून में बदलाव ला करके मुझे निकाला। इसलिए भी मैं सरकार का भी इस मंच से आभार प्रकट करता हूँ और ये कहने आया हूँ कि ये चंपारण की धरती है, महात्मा गांधी की धरती है। यहाँ से चंपारण सत्याग्रह, विश्व विख्यात सत्याग्रह का प्रयोग यहाँ हुआ। पहली बार दुनिया ने जाना कि सत्य और अहिंसा की ताकत से भी सत्ता में चेंज। उसके पहले समाज में सुधार होता था, समाज सुधारक ये काम करते थे, लेकिन ये पहली बार सत्य और अहिंसा को गांधी ने, नैतिकता को गांधी ने राजनीतिक हथियार बनाया और उस शासन को, जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इसकी सबसे बड़ी ताकतवर साम्राज्य को यहाँ से 7 समंदर पार भागने के लिए विवश कर दिया। उस गांधी की इस धरती चंपारण को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथ ही हम महात्मा गांधी को याद करते हुए आपको कहने आए हैं कि आज गांधी के सपनों का भारत नहीं बना। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो शहीद थे, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, नाना फडणवीस हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, बाबू वीर कुंवर सिंह हो, इनके अरमानों का भारत आज तक नहीं बना है। चाहे वो गांधी, लोहिया, जयप्रकाश हो, पटेल हो, सरोजनी नायडू हो, खान अब्दुल गफ्फार खान हो, उनके अरमानों का भारत हम नहीं बना पाए हैं। आजादी के 77 साल गुजर गए। आजादी की दुल्हन को आना कहीं था, अटक कहीं और गया है। साथियों, ये जो गुरुतर जिम्मेवारी है, आजादी के लॉ को बरकरार रखना, अब क्षुण्ण रखना, आगे भी आजादी कायम रहे, वो भटके नहीं, जाति में, धर्म में, मजहब में, घृणा में, नफरत में, विद्वेष में, ये जिम्मेवारी हमारी और आपकी है। हमारे पुरखों ने तो आजादी दी, आगे का सफर कैसा होगा, क्या होगा, ये जिम्मेवारी आपकी है कि उनके अरमानों का भारत बने, उनके अरमानों का देश बने, उनके अरमानों का, सपनों का समाज बने। ये जिम्मेवारी हम नौजवानों की है और यही याद दिलाने मैं आपके बीच आया। साथियों, कहा जाता है आरक्षण का दायरा बढ़ गया। मेरा कोई गुरेज, कोई संघर्ष, कोई लड़ाई आरक्षण के सवाल पर नहीं है। 75 नहीं,
100 ले लीजिए, एतराज नहीं है। लेकिन एतराज इस बात का है कि आरक्षण के बाद 77 वर्षों की आजादी और आरक्षण जब से संविधान बना तब से आरक्षण के बाद दलितों की जिंदगी में सुधार क्यों नहीं? एतराज हमारा ये है कि 77 वर्षों के बाद भी इस आरक्षण के बावजूद आज दलितों की बस्ती में 77 ऐसे नौजवान क्यों नहीं निकलते जो सरकारी पेशा। आज एतराज इस बात का है कि उनके लिए आरक्षित पद खाली क्यों? एतराज इस बात का साथियों, इसलिए खाली इसलिए है कि नौकरी नहीं है। रेलवे में वैकेंसी बंद कर दी गई, छटनी जारी है। बैंक कर्मियों का, शिक्षकों का, ये तमाम विभाग में, कल कारखाने, आपका चीनी मिल बंद है। कितना चीनी मिल होता था यहाँ? चनपटिया चीनी मिल, मोतिहारी चीनी मिल, लौड़िया चीनी मिल, पता नहीं कितने चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल। 77 वर्षों में उद्योग क्यों नहीं खड़े किए गए? जो उद्योग खड़े हुए वो बंद क्यों है? आज जाति का अफीम, धर्म का चरस पिला। आपको हम कहने आए हैं कि बुनियादी बातों से भटकाने के लिए ये जाति और धर्म के उन्माद पैदा किए जाते हैं। जातीय उन्माद पैदा करके आप मुखिया सरपंच बन सकते हैं, पंचायत समिति बन सकते हैं, प्रमुख बन सकते हैं, हो सकता है एमएलए एमपी भी बन जाइए। धार्मिक उन्माद पैदा करके एमएलए एमपी बन जाइएगा, संभव है। आप राज्य और केंद्र में सरकार भी बना लीजिएगा, लेकिन न तो जातीय उन्माद से, न ही धार्मिकता से, कट्टरता से ये हम सरकार बना सकते हैं। देश और समाज कभी नहीं। देश और समाज बनाने के लिए हमको अपनापन सीखना होगा, भाईचारा सीखना होगा, उदारता, सहिष्णुता, प्रेम, अपनापन को, सद्भाव को आगे बढ़ाना। हम अगड़ा हैं, हम पिछड़ा हैं, हम दलित हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम हो सकते हैं, हम सब हो। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दुश्मन। इस बात को समझना होगा कि समाज एक दूसरे को जोड़ के चलता है, देश एक दूसरे को जोड़ के चलता है। जहाँ तोड़ने का काम हुआ वो भारत टूट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया। हमने धर्मनिरपेक्षता को स्वीकारा, उसने कट्टर धर्मवाद को स्वीकारा। पाकिस्तान टूटा जिसने कहा कि धर्म के हम हिंदू और मुसलमान दो कौम हैं, एक राष्ट्र हो नहीं सकते, एक साथ चल नहीं सकते, एक साथ जी नहीं सकते। वो पाकिस्तान टूटा बांग्लादेश के रूप में। हमने सहिष्णुता को स्वीकारा, हमने गांधी के रास्ते को अपनाया, हम नहीं टूटे। जिस दिन हम चलेंगे उस रास्ते पर वो मणिपुर बन जाएगा। जिस दिन हम चलेंगे उस रास्ते पर श्रीलंका की तरह चल जाएंगे। जिस दिन हम चलेंगे कट्टरता के रास्ते पर, उस दिन जर्मनी की तरह पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी बन जाएगा भारत में। अब आगे से ये गलती हमें नहीं करनी है। किसी शायर ने कहा, शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना। साथियों, इस कट्टरता के खिलाफ, इस धार्मिक उन्माद के खिलाफ, इस जाति युद्ध को रोटी युद्ध में तब्दील कर देंगे। इस धर्म युद्ध को रोजगार के युद्ध में बदलने के लिए आपका आह्वान करने आपका सिपाही, आपका भाई आनंद मोहन आपके साथ बनाया। ये कहने आया है कि कुछ मौलिक सवालों को हम आपके पास छेड़ के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं। सीलिंग एक्ट लागू हुआ, 15 बीघा से ज्यादा जमीन हम नहीं रख सकते। तब इस देश में लगे हाथ ये कानून क्यों नहीं बना कि 15 लाख से ज्यादा
संपत्ति कोई सेठ नहीं रख सकता। 15 करोड़ से ज्यादा दौलत इस देश का कोई अमीर नहीं रख सकता। क्यों नहीं कानून बना? कितना इंतजार होगा। इसलिए हम कहने आए हैं 15 लाख नहीं, 15 करोड़ नहीं, 1500 करोड़ तय करो। 1500 करोड़ से ज्यादा है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, अंबानी हो, गोइंका हो, अडानी हो, उसकी संपत्ति को सीज करो, गांव की सड़कों पर लगा दो, पुल पुलिया में लगा दो, राज्य के, स्टेट के, समाज के विकास में लगाओ, गरीबों की जिंदगी में तब्दीली के लिए लगाओ। हम हर हाथ को, हमारे सारे हम हाथ को काम मिल जाएगा, पेट को अनाज मिल जाएगा और सर पर छत मिल जाएगा। लेकिन ये आज तक नहीं हुआ। इसलिए हमारी मांग है कि अगर भू हदबंदी, जमीन की सीलिंग है, हदबंदी है, तो संपत्ति की भी हदबंदी हो। आज हम कहते हैं हमारा लोन माफ कर दो, कहता बैंक तो उजड़ जाएगा, दिवाला हो जाएगा। किसान का कर्जा कुछ हजार करोड़ माफ करने में बैंक दिवाला हो जाएगा, लेकिन 9 लाख करोड़ रुपया लेके 3, 4, 5 लोग भाग गए। उसका नाम है नीरव मोदी, उसका नाम है मेहुल चौकसी, उसका नाम है माल्या, उसका नाम है ललित मोदी। ये 5-6 लोग मिल करके इस देश का 9 लाख करोड़ रुपया लेकर चंपक हो गया, देश का बैंक चल रहा। ये हमको समझाया जाए। जी टीवी का मालिक सुभाष चंद्रा राज्यसभा का मेंबर है। पता कीजिए 2 साल पहले 9,000 करोड़ रुपया लोन लिया। 2 सप्ताह पहले उसका 6,999 करोड़, मैंने 7,000 करोड़ में 1 करोड़ कम माफ कर दिया गया। उनके कर्जे माफ हो सकते हैं तो किसानों का भी कर्जा माफ करो, ये हम मांग करते हैं। साथियों, तय करो कि हमारा जो कृषि का औजार है, उन्नत खेती का औजार, ट्रैक्टर, थ्रेसर, उन्नत खेती के औजार, खाद, बीज, डीजल, इस सब पर सब्सिडी दो, अनुदान दो। अगर उसे अनुदान मिल सकता है तो हमें भी अनुदान दो, ये हमारी डिमांड है। आज कारखानिया माल और खेती से उत्पादित माल के दाम का अंतर आसमान और जमीन का फर्क है। ये फर्क कम करो। 4 आना 50 पैसे का टेबलेट आज मिलता है 50 रुपए में। कोई पूछने वाला नहीं है। वो तय करता है जो सीमेंट पैदा करता है, वो तय करता है अपनी कीमत जो छड़ पैदा करता है, वो तय करता है अपनी कीमत जो कपड़ा पैदा करता है, दवाई पैदा करता है। कारखाना से जो कुछ पैदा होता है, कारखाना लगाने में लेबर कॉस्ट, सेल टैक्स, पैकिंग, वहां तक धुलाई, ये सब इनकम टैक्स सब जोड़ करके तय करता है कि कितना प्रति गज, प्रति मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी, प्रति बोरी खाद बीज की कीमत क्या होगी, सीमेंट की कीमत क्या होगी, कैसे टन हमको छत बेचना है। लेकिन हम जब पैदा करते हैं गेहूं, धान, हम जब पैदा करते हैं ईख, हम जब पैदा करते हैं सब्जी, हम जब पैदा करते हैं दूध, हम जब मछली पालन करते हैं, हम अपने फसलों की कीमत तय खुद नहीं कर पाते, वो भी तय करता है बिचौलिया, उद्योगपति और उसकी सरपरस्त ये सरकार। इसलिए किसान अपने फसलों की कीमत स्वयं तय करे, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी मांग है। साथियों, इसी तरह हम रिटायर होते हैं, शिक्षक रिटायर होते हैं, बैंक कर्मी रिटायर होते हैं, पुलिस कर्मी रिटायर होते हैं, प्रोफेसर रिटायर होते हैं, सब रिटायर होते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक विशेष तबका
हमारी छाती पर आकर बैठ जाता है, उसका नाम है पॉलिटिशियन। आईएएस आईपीएस बड़े बड़े जज, बड़े बड़े हाकिम रिटायरमेंट के बाद आते हैं। हम नौकरी के लायक नहीं रहते, हमारे अभिभावक नौकरी के लायक नहीं रहते, लेकिन वो देश चलाने के लायक हो जाते। इसलिए ये जो अंधा कानून है उसको चेंज करो। उसी के साथ साथ उससे भी बड़ा अन्याय हम नौजवानों के साथ। जब हम 35 साल के होते हैं, हमको कहा जाता है आप नौकरी के लायक नहीं थे। हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, दक्षता बढ़ती है, प्रतिभा बढ़ती है, अनुभव बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। 35 साल में कहा जाता है आप बंदूक उठाने के काबिल नहीं है, सिपाही बनने के काबिल नहीं है, आप बैंक में क्लर्की के काबिल नहीं है, आप प्रोफेसर या टीचर बनने के काबिल नहीं है। ये हमें समझाया जाए। और हमारी नौकरी की न्यूनतम सीमा तय होती है 35 साल, अगर आरक्षित है 40 साल। यह अन्याय है। वो देश जो काम के अधिकार की गारंटी ना करे, उसको आयु सीमा तय करने का कोई हक नहीं है। इसलिए मित्रों, आप तय करो, आपको अधिकार है एग्जाम का, प्रतियोगिता का। आप तय कीजिए कि फिजिकल, मौखिक, लिखित एग्जाम देंगे। अगर हम 40 साल